जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। ऑप्टिक्स प्रकाशिक आपका एग्ज़ाम लगभग चल ही रहा है और आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ रही होंगे। ठीक है, तो ये सीरीज चल रहा है, कंटिन्यू है, थोड़ा लेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप पढ़ते रहिएगा जो भी है। और इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, और इससे फुल गारंटी है कि आपका क्वेश्चंस आएंगे बहुत, मतलब बहुत बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो कि इसमें से कंफर्म आएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीक़ा से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए ऑप्टिक्स मतलब होता है प्रकाशिकी। फर्स्ट होता है ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ना है रे या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स मतलब किरण प्रकाशी। सेकेंड में होता है क्वांटम ऑप्टिक्स या इसी को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स मतलब तरंग प्रकाशी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया रे। जब मान लीजिए रे कहने का मतलब क्या होता है, जब सूर्य की किरणें हैं और इस तरीक़ा से आते हैं, इसको बोलते हैं रेज ऑप्टिक्स। और वेव कहने का मतलब जिसे मान लीजिए वाटर है और वाटर में वेव ऐसे ऐसे जो डिस्टरबेंस पैदा होता है, रस्सी हो गया, वाटर हो गया, इसी को हम वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। चलिए इसमें हम बात करते हैं आपका रे ऑप्टिक्स में किरण प्रकाशिक। चैप्टर फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, इसमें पढ़ना है आपको, देखिए जहर चीज़ इसमें समझना सिर्फ कॉन्सेप्ट। देखिए प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का प्रवर्तन कहता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई भी मिरर है, आप इधर से प्रकाश देते हैं और फिर इसी मीडियम में प्रकाश लौट के आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंडीशन बनता है, देखिए फर्स्ट कंडीशन होता है कि जो इंसिडेंट रेज होता है, जो जाता है वो और उधर से जो आता है वो, समझ में आ रहा है ना, दोनों जो होता है वो एंगल बराबर होता है, मतलब इंसिडेंट रेज इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेज, दोनों बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट बात करूँ, आपतित किरण परावर्तित किरण जो होते हैं सब तीनों एक ही, मतलब तीनों जो होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब जो होते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब है मान लीजिए कोई मीडियम है, यहाँ से आपका रेज आया इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड होकर निकल गया, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, इसी को बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रकाश के बारे में, जो सर्वप्रथम जो दिए थे न्यूटन ने कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। इसके बाद हाइजेंस दिया है, वो तरंग के बारे में कुछ बताए। ठीक है, आगे चलते हैं। तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण, ध्रुवन जैसे घटनाओं का व्याख्या होता है ना। तरंग सिद्धांत में कौन सा होता है, प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण, ध्रुवन, ऐसा घटना इसमें मतलब व्याख्या किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। जब कि कनिका सिद्धांत के अनुसार था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉपटन प्रभाव जैसे घटनाओं का व्याख्या करता है। चलिए आगे देखते हैं। दर्पण क्या है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, 3 दर्पण होते हैं जो कि पढ़ना है, शॉर्ट में देखेंगे। देखिए बात करता हूँ भाई समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। समतल जो दर्पण होती है उसकी जो फोकस दूरी मतलब एफ और वक्रता त्रिज्या मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों और त्रिज्या जो होता है अनंत होता है, इसको याद रखिएगा। इसकी शक्ति जो होती है 0 होती है, क्या होती है, शक्ति 0 होती है, तथा आवर्धन जो होता है मैग्निफिकेशन 1 होता है। समतल दर्पण के कुछ गुण देख लेते हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक मतलब आभासी, सीधा एवं पार्श्व व्युत्क्रम होता है। काल्पनिक होता है मतलब इमेजिनेशन आप कर सकते हो, आभासी होता है, और ये सीधा एकदम मतलब पार्श्व व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। ठीक है, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है दर्पण का आकार का वस्तु का आकार आधी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु है, सपोज ये होता है कि कोई बंदा है मान लीजिए, और कहने का मतलब है इसका जो है मान लीजिए कोई भी है, ये मान लीजिए 2 फीट है, 2 फीट है, तो इसको कब तक देख सकता है, इसमें हम देखते हैं। तो इसमें देखिए जो होता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 फीट है, मान लीजिए ऐसा होता नहीं है,
अगर है तो कम से कम जो मिरर का जो साइज़ है 1 फीट होना चाहिए, तभी वो पूरे अपने बॉडी को इसमें देख सकता है। यही इसमें फंडा था भाई। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है इसमें ना, समतल दर्पण में। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर भी उतारा जा सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, दर्पण को थीटा कोण से आप जब घुमाइएगा तो परावर्तित कोण जो है 2 थीटा कोण से घूम जाती है, तथा वस्तु अगर v वेग से गतिमान है तो प्रतिबिंब जो हो जाएगा 2 वेग से गतिमान हो जाता है। ये सिंपल होता है। इसे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये दर्पण है, कोई व्यक्ति है इधर, ठीक है। जब कोई व्यक्ति है तो इसमें ये देखना है आपको कि कोई जो व्यक्ति होता है, इसमें जब कोई व्यक्ति होता है तो कहने का मतलब ये सिंपल आपको ये समझना है कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए v वेग से चल रहा है तो इसे डबल दोगुना, जैसे मान लीजिए 10 की स्पीड से चल रहा है तो जो दर्पण है उसको 20 की स्पीड को आता हुआ प्रतीत करेगा। सिंपल ये फंडा था। चलिए दो समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे गए हों तो प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें होता ये है कि आपको हमेशा क्या रखना, ऑड नंबर में। कुछ भी इमेज की जो भी संख्या आता है हमेशा ऑड नंबर में ही रखना होता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर इमेज की संख्या दे दिया, मान लीजिए थीटा इक्वल टू जो है 6 है, तो n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा होता है, ठीक है। तो 360 अपॉन थीटा की जगह 6 करेंगे, एंगल तो 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे ना होगा भाई, 60 डिग्री, तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा 6। तो ये आपको इसको इवेन में नहीं रखना, हमेशा इसे 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी 5 हो जाएगा। अगर 5 आता है तो 5 ही रहने देंगे। जैसे मान लीजिए n इक्वल टू फार्मूला होता है 360 अपॉन थीटा, ठीक है। अगर इसमें मान लेते हैं, हम बात करते हैं सपोज इस तरीक़ा से, अगर ऑड आता है तो आपका सही रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस लेवल का आंसर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके इवेन को ऑड बना सकते हैं। वैसा ही करना भी होता है, आंसर डायरेक्ट एकदम। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन जो उत्पन्न होता है डेविएशन, वो 180 - 2i होता है, ठीक है। आपको देगा क्वेश्चन में, आप समझ जाइएगा। इस तरीक़ा से आप आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन होता है, इसको निकालते हैं -v/u। v क्या है भाई, v और u। देखिए u जो होता है ये ऑब्जेक्ट होता है और v जो होता है उसका इमेज होता है। तो माइनस इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट जो भी होता है, इस तरीक़े से बात कर लेते हैं। f माइनस फोकस माइनस f माइनस v अपॉन v हो जाएगा, इक्वल टू f माइनस f अपॉन f माइनस u हो जाएगा, या फिर इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीक़ा से हम आवर्धन निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का आवर्धन धनात्मक होता है भाई। धनात्मक किसका, उत्तल दर्पण का। यही बात कर दी जाए आपसे अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है भाई, ऋणात्मक, याद रखिएगा इसको, या धनात्मक। अवतल का धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन उत्तल का हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल का हमेशा धनात्मक, बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अवतल का ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं उत्तल तथा अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको कुछ दिख रहा होगा, इसके अनुसार हम समझाना चाहेंगे आपको। सबसे पहले मैं बात करूँ दर्पण बिंब की स्थिति है, सेकंड में प्रतिबिंब की स्थिति, और आकार एवं प्रकृति कैसे होगा उसके बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। अगर देखिए दर्पण की इधर से जब भी हम बात करेंगे आप समझिएगा दर्पण बिंब की स्थिति, इसमें जब भी बात करेंगे आप समझिएगा प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें जब भी बात करेंगे मेरे भाई आप समझिएगा आकार एवं प्रकृति। सबसे पहले मैं बात करूं अनंत पर। जब अनंत पे होता है, तो जब भी अनंत पे होता है तो आपको समझना है कि ये प्रतिबिंब की आकृति आपका फोकस पर ही बनेगा। और जब इसकी आकार और प्रकृति की बात कर दी जाए तो आभासी सीधा क्या होगा, आभासी सीधा और बहुत छोटा होगा। चलिए ध्रुव तथा जब अनंत के बीच होता है, ध्रुव तथा अनंत के बीच, तो ध्रुव ये जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगा ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा। आकार यही होगा, आभासी सीधा और छोटा होगा। देखिए जब ध्रुव पर होता है तो ध्रुव ये भी ध्रुव पर ही होगा।
चलिए आकार एवं प्रकृति यही होगा, आभासी सीधा और बराबर होगा। अनंत पर जब होगा प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा मेरे भाई फोकस पर होगा। आकार एवं प्रकृति जो है वास्तविक उल्टा बहुत छोटा होगा। चलिए वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच जब होगा तो फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच होगा आकार, और समझिए ना प्रकृति इसका भाई वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। समझ गए? तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। अगर नहीं याद हो रहा सिंपल आपको हम एक तरीक़ा से और बताना चाहेंगे। इस तरीक़ा से बात करते सबसे पहले इसको हम ट्रिक से कुछ देख लेते हैं। देखिए दर्पण तो आप समझ ही गए, ये जो दर्पण होता है इस लेवल का होता है, और इसमें देखिए उत्तल अवतल कैसे पता चलेगा, जब आप इधर से पेंट कीजिएगा अंदर की ओर, ठीक है, ये हो जाता है आपका उत्तल। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि उत्तल का जो भी पेंटिंग होगा वो ऐसे होना चाहिए, इस लेवल का अंदर से। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको जो हम बोलते हैं सिंपल आपका ये हो जाता है आपका ये आपका पोल हो गया, और यहाँ पे जो मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सॉरी इसको फोकस बोलते हैं, इसको फोकस यहाँ पे आपका हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्ता केंद्र, इसको फोकस वक्ता केंद्र, और इधर से आप जाइएगा इधर आपका अनंत से आता है, ठीक है। इसी तरीक़ा से इधर समझ गया आगे। तो देखिए जब अनंत पे वस्तु हो, सिंपल यही नहीं कर रहा है, जब अनंत पे वस्तु हो, जब इधर से वस्तु आएगा, हट गया, फिर से बना देते हैं, पोल हो गए यहाँ भाई, यहाँ फोकस हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इधर अनंत हो गया इनफाइनाइट से। तो कह रहा है कि जब इनफाइनाइट से वस्तु आता है, इनफाइनाइट से, तो क्या होगा, ये फोकस पर होगा। कहाँ? जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी ये फोकस पर होगा, ठीक है। सिंपल ऐसे याद करना है। जब ध्रुव तथा ध्रुव पोल, ये बोल रहा है पोल, समझिएगा, कह रहा है जब ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, ये जो पोल दिख रहा है फोकस के बीच है, जब यहाँ कहीं होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ तो यहाँ से बोल रहा है भाई, जब अनंत ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, ध्रुव यहाँ और ध्रुव और यहाँ अनंत के बीच हो, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। अब देखिए जब ध्रुवे पर हो, पोल पर ही हो, तो कहाँ बनेगा, पोल पर ही बनेगा। अब देखिए जब अनंत पर हो, इधर से अनंत पर हो, अनंत पर, इधर से अनंत पर, अगर अनंत पर हो, ये आपको दिख रहा है अनंत पर, तो जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी मेरा भाई ये फोकस पर हो जाएगा, फोकस पर हो जाएगा। जब वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, ये जो वक्ता केंद्र है और अनंत जो इधर से आ रहा है इसके बीच हो, तो कहाँ बनेगा, फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, ये जो फोकस से वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। तो सिंपल है, जब दूर जाएगा तो ये भी दूर जाएगा, जब नज़दीक आएगा तो नज़दीक आएगा। इसमें एक ट्रिक तरीका से हम अपना लेते हैं, देखिएगा थोड़ा आपका ट्रिक हो जाएगा। यहाँ आपका पोल हो गया दोस्त, पोल हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्ता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, और इधर से अनंत हो गया। देखिए तो अनंत पर तो फोकस पर, जब अनंत पर तो इधर फोकस पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, जब ध्रुव तथा अनंत के बीच, ध्रुव आपको देखना है, ये ध्रुव जो है और अनंत के बीच कहीं भी होगा तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा यहाँ पर। और जब ध्रुव पर ही होगा, खुद ध्रुव पर ही होगा, तो भी ध्रुव पर बनेगा। अब चल देखते हैं, अनंत से आएगा, इधर अनंत से जब अनंत से होगा, जब अनंत पर तो फोकस पर, कहाँ, जब अनंत से तो यहाँ फोकस पर बनेगा। इस तरीके से जब वक्ता केंद्र, ये जो वक्ता केंद्र होता है तथा अनंत के बीच, इसके बीच जब होगा कहीं भी, तो यहाँ फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। यहाँ समझ में आ गया? इसका कुछ ट्रिक होता है, आप देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। अवतल दर्पण में
अवतल दर्पण में जब वक्ता, देखिए अवतल दर्पण कैसे होगा भाई, ये आपका गोला होता है, यहाँ से हम पेंट कर देते हैं, उत्तर निकल जाता है, ठीक है। अंदर से ही पेंट करना है, मतलब इस साइड से ही पेंट करना है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए भाई, सिंपल ये होता है कि आपका अवतल दर्पण ऐसे होता है और आपका पेंटिंग जो है इधर से होता है। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में जो प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, मुख अक्ष, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा होगा। ये होता है यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर में हो जाता आपका इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट से कोई वस्तु आएगा तब। देखिए इसमें बात कर रहा है, सबसे पहले मैं बात करूँ वक्ता केंद्र पर। जब कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। इमेज देखिए इसमें दो लाइन होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के सामने आता है, एक पोल पर जाता है, ठीक है। लेकिन जब दो लाइन की बात कर दी जाए तो इसमें देखिएगा, जब वक्ता केंद्र पर होगा तो वक्ता केंद्र पर, ठीक है, तो वक्ता केंद्र पर जाएगा, ठीक है, वक्ता केंद्र पर। तो इस पे कहाँ बनेगा, स्थिति वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। और ये क्या होगा, आकृति इसका वही आपको जो पहले हम बताए थे, सारा चीज़ वही होगा, बस खाली इसमें बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो होता है नेक्स्ट में बात करूँ, वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच हो जाए, जिसे वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो जाए। पोल था, फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर इनफाइनाइट से आएगा। कह रहा है कि वक्ता केंद्र एवं फोकस, वक्ता केंद्र एवं फोकस आपको दिख रहा है, वक्ता केंद्र की बात कर दी जाए यहाँ और यहाँ। जब वस्तु यहाँ पर रहेगा तो इमेज जो बनेगा वक्ता केंद्र में अनंत के बीच बनेगा। वक्ता केंद्र इधर जब है तो इधर बनेगा आपका इमेज, इधर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ डायग्राम आप नहीं बनाना हम चाहेंगे क्योंकि आपको शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक है। आप पहले पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है भाई, तो शॉर्ट में ही बताएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए, जब इन लोग के बीच में रहेगा वस्तु तो ये जो बनेगा इमेज इधर बन जाएगा, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए ये तो समझ ही रहे हैं, बड़ा में हो जाएगा। अब देखिए फोकस पर जब रहेगा, फोकस पर होगा तो देखिए जब इधर है तो पूरे अनंत पर चला जाएगा, यहाँ था तो यहाँ गया, फोकस पर गया तो इधर इधर बढ़ेगा, उधर बढ़ जाएगा। सिंपल ये याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे बोल रहा है इसमें कि ध्रुव, ये तो समझ रहे हैं अनंत पर तो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। जब ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच, याद रखिएगा, ये पोल हो गया आपका और ये आपका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्रुव तथा फोकस आपको दिख रहा ध्रुव, ये आपको दिख रहा फोकस, इन दोनों के जब बीच होगा तो आपका ये जो इमेज बनेगा दर्पण के पीछे इधर बनेगा, सिंपल। और जो होगा, जो समझ रहे हैं आकृति, तो इसका जो बन जाएगा आपका हो जाएगा आभासी, सीधा और बड़ा हो जाएगा। सिंपल यही फंडा होता है इसका। चलिए अब ध्रुव पे एक ठो देख रहे हैं, जब ध्रुव पर होगा ये पोल पर ही होगा, ये पोल पर तो पोल पर ही बनेगा, समझ में आ रहा ना। अब ये आभासी, सीधा और बराबर बन जाएगा। तो इस तरीक़ा से था कंडीशन। आप थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, आप याद कर लीजिएगा मेरे भाई, हम डिटेल्स में नहीं बताए हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये शॉर्ट क्लासेस हैं, बहुत बड़ा लंबा चलता है ये, ठीक है मेरे भाई। आगे हम बढ़ते हैं, कोई दिक्कत होगा ज़्यादा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसका, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं भाई। जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो आभासी होता है। जैसे कोई भी है, इधर है दर्पण, ये दर्पण है, इधर पीछे बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा। अगर दर्पण के सामने बन जाएगा तो इस प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक एवं उल्टा कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए दर्पण का सूत्र ये आप दिख रहा होगा आपको, 1/f = 1/v + 1/u होता है,
लेकिन एक और रिलेशन होता है, जब आप यहाँ से निकाल रहे थे तो यहाँ जो फोकस आ रहा था, ठीक है, जब आप फोकस निकाल रहे थे तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दो फोकस मिल करके एक आर का निर्माण करता है, एक आर, समझ रहे ना। तो इस तरीक़ा से फार्मूला होता है। इधर देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आर इक्वल टू 2f होता है। तो ये फार्मूला याद आप रखिएगा। चलिए, परावर्तन की घटना एक ही माध्यम में होता है भाई, एक ही माध्यम होता है। दर्पण का फोकस जो होता है दर्पण के आकार पर ही निर्भर करता है कि दर्पण कैसा है, तभी उसका फोकस डिसाइड किया जाएगा कैसा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि अवतल दर्पण से x1 दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है x2 दूरी पर बनता है ना, तब दर्पण की फोकस दूरी √x1 × x2 हो जाता है। एक कंडीशन आप याद रखिएगा। चलिए, अवतल दर्पण में अगर n गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु दर्पण से n+1/n × f दूरी पर रखी होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। लेंस को पानी में डुबाने पर जो क्षमता है, लेंस की क्षमता का 4 मतलब डिवाइड में 4 हो जाता है, 4 भाग हो जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरे भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें देखते हैं अपवर्तन के लिए दो माध्यम की तो आवश्यकता होगी भाई। ठीक है, अपवर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब ये होता है, इसमें हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन। अपवर्तन मतलब क्या होता है, हेल जाना। परावर्तन मतलब लौट जाना। परावर्तन मतलब क्या चीज़, रिटर्न होता था, रिटर्न, समझ में आ रहा है ना, मतलब रिटर्न हो जाता था। ठीक है, लेकिन जब यही अपवर्तन की बात कर दी जाए तो हिल जाता है, मतलब पार हो जाता है, उसको बोलते हैं अपवर्तन ना। ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें हम बात करते हैं अपवर्तन के दो नियम। अपवर्तन के लिए दो माध्यम होना आवश्यक है। पहला माध्यम क्या होगा, अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये तो कन्फर्म है। देखिए, आपतन कोण की जो आपतन कोण होता है उसको साइन आई बोलते हैं। ठीक है, और अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात नियत होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इसीलिए इसको स्नेल्स लॉ जी ऐसा बताया था, इसीलिए स्नेल्स लॉ के नाम पर इसको जाना जाता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू जो होता है पहला मीडियम इंटू दूसरा मीडियम, ये चीज़ होता है, जिसे आपको दिख रहा साइन आई अपॉन साइन आर, तो n2/n1 ये मीडियम की बात करता है। नेक्स्ट में बात करूँ, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है, में अपवर्तित होती है तो अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ ही जाती है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब जब ऐसे है इधर से आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा ना। देखिए, और जबकि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होता है, अभिलंब से दूर चला जाता है, एकदम दूर हट जाता है, इधर दूर हट जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, सघन विरल मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। सघन मतलब जैसे हो गया आपका हवा, सघन मतलब हो गया, विरल मतलब हो गया हवा हो गया, और सघन मतलब आपका पानी वानी हो गया। तो इस तरीक़ा से कंडीशन बनते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं जो होता है माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम बताते हैं NM = C/VM = λ/λm होता है। चलिए, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल एवं द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष को अपवर्तनांक कहते हैं। जिस N2 = यहाँ पे दिख रहा होगा आपको V1/V2 = λ1 × λ2। तो यही होता है, प्रकाश की चाल जो होता है ना, प्रथम माध्यम और द्वितीय माध्यम पर डिपेंड करता है। तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेलोसिटी का, तो μ2 = V1/V2 = μ2/μ1 = V1/V2 जाता है। अपवर्तनांक जो है भाई ये क्या है, टेंसर राशि है। टेंसर ये जो होता है यूनिट लेस होता है ना। देखिए, माध्यम में प्रकाश का वेग Vm = C/μm हो जाता है। ठीक है, डेविएशन ऑफ कलर जो होता है वो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है म्यू का, अपवर्तनांक का,
और जो अभी रिलेशन देखे थे आपका वेलोसिटी अपॉन में भी आ गया था, फिर फोकस अपॉन में होता है, ठीक है। ये आपका लेमडा हो गया और ये थीटा हो गया, ये सब आपका फार्मूला बन जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, डेविएशन ऑफ कलर के लिए ये चीज़ फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए, माध्यम परिवर्तन होने पर प्रकाश का जो वेग है तरंगदैर्ध्य परिवर्तन होता है, जबकि आवृत्ति प्रकाश का मौलिक गुण है। चलिए, जो माध्यम परिवर्तन होने पर नहीं बदलती है, इसी का कंडीशन था। निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है भाई 1 से बड़ा, जबकि अपेक्ष या सापेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है 1 से बड़ा या छोटा हो सकता है, दोनों होता है ना, याद रखिएगा। ए म्यू जी इक्वल टू ए म्यू आई, ठीक है, और ए म्यू जी हो जाता है। 1 म्यू टू इक्वल टू 1/2 म्यू 1 हो जाता है, ये आपका कंडीशन बनता है। चलिए, बात है पार्श्व विस्थापन जब होता है डी इक्वल टू टी अपॉन कोस आर हो जाता है इंटू साइन आई माइनस साइन आर, ये आपका फार्मूला होता है, जगह जगह पे आप यूज कर सकते हैं। इसको देख लीजिएगा, ये सब फार्मूला है, ठीक है, ये आभासी गहराई के लिए है। इस तरीक़ा से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्रांति कोण में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करती है, मतलब गति करना चाहिए। चलिए, क्रांति कोण के लिए जो होता है, जो क्रांति कोण के लिए होता है उसको जो रखा जाता है उसके लिए 90 थीटा का मान जो है 90 डिग्री रखा जाता है। लेकिन स्नेल्स का नाम जो स्नेल्स नियम दिए थे साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपको दिख रहा होगा। तो म्यू 1 यहाँ पे जो है भाई ये विरल माध्यम होता है, और म्यू 2 जो है आपका म्यू 1 जो है सरल सघन माध्यम मतलब ठोस चीज़, और ये म्यू 2 मतलब ये आपका विरल माध्यम पानी वानी हवा हुआ। चलिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक होता है ब्रूस्टर कोण, तो इसका जो आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू थीटा इक्वल टू म्यू इन्वर्स टेन इन्वर्स म्यू 2 होता है, 1 म्यू 2 होता है, ये आपको सब कंडीशन दिख रहा होगा। आपतित किरण जो होता है परपेंडिकुलर होता है परावर्तित किरण पर, ये तो हर कोई जानता है। देखिए, आभासी गहराई के लिए फार्मूला होता है एच डैश एच अपॉन म्यू एम हो जाता है, ठीक है, जब डेंसर में रखा हुआ है तब। चलिए, आभासी गहराई के लिए एच डैश इक्वल टू एच इंटू म्यू एम होता है। ऑब्जेक्ट प्लेस इन रेयर मीडियम, जब रेयर मीडियम में रखा जाता है तब। आभासी गहराई अपेरेंट डेप्थ d1 अपॉन म्यू 1 प्लस d2 अपॉन म्यू 2 प्लस d3 अपॉन म्यू 3 प्लस d4 अपॉन म्यू 4 होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये चार्ट बना दिए हैं, आप देख करके समझ सकते हैं। इसी तरीक़ा से कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए चलते हैं भाई। बुलबुला का चमकना, चमकने वाले सभी वस्तु, ये चीज़ आपको इस चीज़ में हम बता रहे हैं अभी। देखिए, ये आप सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि हीरे का चमकना, रेगिस्तान अथवा अलकतरे वाले सड़क पर मरीचिका इसको बोलते हैं का बनना, प्रकाश तंतु का घटना, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। जितना सारा काम होता है सब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, परावर्तन मतलब लौटना, समझ रहे हैं ना, पर आधारित होता है। देखिए, मरीचिका क्या होता है, जब आप कहीं जाते हैं रेगिस्तान में तो बालू में, तो आपको दूर से मतलब ऐसा फील होगा जैसे वहाँ पे पानी है, दूर मतलब डिस्टेंस पर, लेकिन रियल में होता नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं मरीचिका, मतलब भ्रम हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रकाश तंतु का जो उपयोग होता है ऑप्टिकल सिग्नल के संचार प्रणाली, शरीर का आंतरिक अंग जैसे आँख, यकृत मतलब लीवर, और संक्रमण अथवा ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। किसका? ऑप्टिकल सिग्नल का, याद रखिएगा। समतल लेंस का जो फोकस होता है वो भाई 0 होता है, ये तो कंफर्म याद रखिएगा। अपवर्तन के कारण जो विचलन होता है, अपवर्तन के कारण, तो डेल्टा इक्वल टू इंसिडेंट रेज जो होता है माइनस उसमें से रिफ्लेक्टेड रेज घटा देते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। अब लेंस से जो भी रिफ्रैक्शन होता है इसके की पॉइंट्स की बात करेंगे, मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से अगर ज़्यादा हो जाता है तो लेंस का व्यवहार नहीं बदलता है, ये कन्फर्म याद रखिएगा। जबकि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम है तो लेंस उल्टा व्यवहार करता है, पूरा बढ़िया से याद रखिएगा भाई। चलिए, आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, ये आपको लेंस है, उत्तल लेंस है। देखिए, इधर से रेज गया, इधर पास हो गया है, इसी को अपवर्तन बोलते हैं। इसको ये मुड़ गया है, मुड़ गया,
यही चीज़ होता है, आपको कंडीशन सब दिया गया है, सब दिख रहा है आपको कंडीशन। चलिए हम इस तरीक़ा से बात करते हैं, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम इस तरीक़ा से कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए आगे कुछ देखते हैं। लेंस सूत्र 1/f = 1/v-1/u, प्रतिबिंब बीम फोकस, यही चीज़ होता है। चलिए लेंस का फोकस लेंस का आकार एवं अपवर्तनांक दोनों पर निर्भर करता है, ये चीज़ तो कंफर्म है भाई। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है, लेकिन अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है, ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक, लेकिन यही बात कर दी जाए अवतल लेंस के लिए तो ये ऋणात्मक होता है, निगेटिव पॉजिटिव, समझ में आ गया। इस तरीक़ा से आगे हम बढ़ते हुए फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होता है, 1/f = m/1 - 1 × 1/r1 - 1/r2 हो जाता है। अगर माध्यम वायु हो तब क्या होगा, 1/f = μ1 - 1 μi बोलेंगे और × 1/r1 - r2 हो जाता है। अगर लेंस की दोनों सतह त्रिज्या के बराबर हो तो आपको दिख रहा है फार्मूला, सिंपल है, दोनों फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीक़ा से हम आगे बढ़ते हुए अगर लेंस कांच का हो तो एवं माध्यम वायु हो तो ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। जैसे भी यहाँ पे अभी दिया हुआ था आपका, ये दिया हुआ था ना, ये देखिए, अगर लेंस की दोनों तरफ से त्रिज्या बराबर हो, अगर लेंस की कांच का हो तो माध्यम वायु हो तो ये चीज़ अभी हम बताए थे, μ - 1 2/r, तो 1/f और इसके जगह पे ये रखा गया है, तो ये चीज़ आपका इसके बराबर आ जाता है। चलिए समतल उत्तल लेंस के लिए जो होता है 1/f = μi - 1 × 1/r होता है। ये आपको फार्मूला दिख रहा है, ये याद कर लीजिएगा भाई। देखिए f = 2r पहले ही बताए थे। देखिए क्या होता है, जब लेंस जो ग्लास से बना होता है तब ऐसा कंडीशन होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए जब एक ही 2-3 ठो लेंस मिल जाते हैं आपस में तो उसकी फोकस निकालने का फार्मूला ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगर लेंस कुछ डिस्टेंस पर रखा है तो इसके लिए फार्मूला सिंपल फोकस निकालने के लिए, जब लेंस को कलाई करने पर फोकस में परिवर्तन हो जाता है तो इसमें देखिए 1/f0 जो निकालते हैं, इन अपवर्तनांक सतह अपॉन में जो ये फोकस होता है प्लस n परावर्तन सतह अपॉन में जो मिरर होता है, फोकस का जो मिरर होता है, ये चीज़ हम निकालते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसी तरीक़ा से। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये चीज़ है आपका। देखिए जब ये देखिए समतल लेंस, अब ये सब जो लेंस है वो जुड़ जाते हैं तो उसके लिए फार्मूला कुछ और बनता है। इसी तरीक़ा से बहुत सारा फार्मूला बनता है, आप इसको देख सकते हैं, ये चीज़ फार्मूला आप देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए अब आवर्धन निकालना भाई, तो v/m = v/u होता है, तो m = h1/h0 होता है। लेंस की क्षमता p = 1/f होता है। इसके साइनोड की बात कर दी जाए डायप्टर होता है, लेकिन डायमेंशन लेस होता है, याद रखिएगा। एक नंबर MCQ पे पूछ देगा कि लेंस की क्षमता का डायमेंशन बताइए तो ऑप्शन दे देगा, आप समझ गए हैं तो टिक कर दीजिएगा फटाक से। चलिए देखिए आपको पावर निकाला, जब लेंस को एक में कंबाइन कर दिया जाता है एक ही में उत्तल लेंस को, तो उसका पावर Pnet = P1 + P2 + P3 डॉट जहाँ तक जाएगा, ठीक है। और जब ये निकालना है आपका Pnet, जब कुछ डिस्टेंस पे रखा गया हो तो P1 + P2 - d P1 × P2 हो जाता है। लेंस एक दूसरे की ओर गति करे तो शक्ति जो होता है, क्षमता बढ़ती, जब एक दूसरे से दूर जाती है तो क्षमता बढ़ता है। देखिए इसमें कह रहा है कि लेंस एक दूसरे की ओर जब गति कर रहा है तो शक्ति और क्षमता बढ़ती है, जब दूर जा रहा है तो क्षमता सिर्फ बढ़ता है। चलिए लेंस को काटने पर आपको दिख रहा होगा लेंस कैसे कट पीस किया गया है। ये लेंस यहाँ से काट लिया गया, इधर से काट लिया गया, 2f बन गया, सब कंडीशन कुछ बनते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए, तो प्रकाश माध्यम n1 से n2 गति करता है तब ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। चलिए प्रकाश माध्यम से n2 से n1 की ओर गति करता है तो यह चीज़ आपको दिख रहा है।
चलिए इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते हुए लेंस के निर्माता सूत्र के लिए वस्तु जो होता है बिंदुवक्त होना चाहिए तथा आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान अल्प होना चाहिए। समबाहु प्रिज्म में आपतन कोण I एवं निर्गत कोण E के बराबर होता है। समबाहु में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कराना है। प्रिज्म में दो समतल अपवर्तक सतह होते हैं तो कन्फर्म है। ये समांगी एवं पारदर्शी होता है, समांगी और पारदर्शी होता है, माध्यम वाला क्षेत्र होता है। चलिए समांगी और पारदर्शी है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कंडीशन सारा चीज़ बना हुआ है फोकस निकालने के लिए, F2 फोकस निकालने के लिए, Δ1 प्लस Δ2 निकालने के लिए, विचलन जो इसको बोलते हैं, ये चीज़ आपको दिख रहा है। इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, तभी जाइएगा एग्जाम में, ताकि आपका बेहतर से बेहतर कल्याण हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम विचलन के लिए I = E होता है, ठीक है, और R1 = R2 होना चाहिए। फोकस मिनिमम निकालना था 2I - A हो जाता है, R = A/2 होता है। प्रिज्म सूत्र ये देखिए आपका प्रिज्म सूत्र μP = sin A + डेल्टा मिनिमम अपॉन sin A/2 होता है। यही होता है, ये जो है प्रिज्म एंगल है, ये प्रिज्म एंगल याद रखिएगा। प्रिज्म प्रबल होना, प्रिज्म का प्रबल होना ना डेल्टा मिनिमम = A μP - 1 हो जाता है। आयताकार कांच के गुटके का अपवर्तन, यह चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये फार्मूला होता है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इसका उल्टा करके निकालते हैं, ग्लास व्लास और ये सब दे देता है कांच वाँच में, अपवर्तनांक निकालने के लिए अपवर्तन ये सब निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो भी डाउट होगा फिर से पूछ लीजिएगा। चलिए प्रिज्म का अपवर्तन, प्रिज्म और विचलन क्या क्या होगा उसको देखते हैं। चलिए जब √3 है तो समबाहु में एज 60 डिग्री पर होगा और इसका विचलन जो होगा किसी चीज़ को 120 - 60 से घटा लेंगे 60 आ जाएगा। √2 है प्रिज्म का अपवर्तन तो समबाहु त्रिभुज एज 60 डिग्री होगा, इसमें 90 में से घटाएंगे, 90 में से 60 जो घटा लेंगे 30 बचेगा। अब cot A/2 = cos A/2 अपॉन sin A/2, ये प्रिज्म A हो जाएगा और 290 90 - A/2 - A तो 180 - 2A हो जाएगा, ये चीज़ होता है। चलिए कॉची का सूत्र, कॉची का सूत्र म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा जो होता है इसका हाई पावर, म्यू = A + B λ² + C⁴ होता है। अगर क्रांति कोण C हो तो प्रिज्म से कोई किरण निर्गत न होने के लिए प्रिज्म कोण 2C से अधिक होगा। चलिए यदि लेंस की दो स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का कार्य I1 है और I2 है तो वस्तु का जो कार्य होगा √I1 × I2 होगा। यदि वस्तु एवं पर्दे के बीच की दूरी x है तथा उत्तल लेंस वस्तु की और पर्दे के बीच दूरी m है, आवर्धन तो उत्पन्न करता है। लेंस की फोकस दूरी mx/m+1 उसका होल² हो जाएगा। IC = इन्वर्सली प्रोपोर्शनल म्यू हो जाएगा। IC का मान जो है μW से बड़ा होता है, μg से बड़ा होता है μW का, ये चीज़ कर रहा है। तारों का टिमटिमाना होता है बाल्टी में रखी हुई पानी में स्तर कम दिखाई देना, या बाल्टी में रखी छड़ी ऐसा जो होता है मुड़ी हुई दिखाई देना, और ये सब घटना भी है, सारे चीज़ ये सब वही अपवर्तन पर ही आधारित है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए श्वेत प्रकाश 7 रंग के समूह में होते हैं, इसको शॉर्ट में विबजियोर हम लोग कहते हैं, ठीक है। V से हो गया वायलेट, E से इंडिगो, ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ये चीज़ होता है आपका, ठीक है। तो सबका अलग अलग एक अपवर्तनांक होता है, जबकि आवृत्ति समान होती है। आवृत्ति कभी नहीं बदलती है मेरे भाई, लेकिन बात कर दीजिए अपवर्तनांक का तो बदलता है। जैसे वायलेट ये सब बताएं हम, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एक्सेट्रा, इस तरीक़ा से। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म में टकराता है तो 7 रंग में बढ़ जाते हैं ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये आपको कुछ कंडीशन है, ये जो है आपका क्या है, अरे भाई क्या है ये,
तरंगदैर्ध्य, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य जो होता है वो रेड का होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और सबसे कम जो होता है वो वॉयलेट का होता है। तो अभी हमने जस्ट बताया वीवरेज, वीव जीओर, तो लैम्डा माने तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसका जो है अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। रेड का अपवर्तनांक बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन जो आपका तरंगदैर्ध्य है बहुत ज़्यादा होगा। बस उल्टा रिलेशन समझ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग का पदार्थ का अपवर्तनांक कम होता है, जबकि बैंगनी रंग तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, अतः पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैंगनी में। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसी कारण से जो होता है ये इसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जिसके कारण ये बहुत दूर दूर भी कोई चीज़ रखा हुआ तो आप देख सकते हैं। सिग्नल क्यों लाल बनाया जाता है कि लोग अगर दूर भी होंगे तो इसको अच्छे तरीक़ा से देख सकेंगे, ठीक है। सूर्य की किरण जब वायुमंडल से क्या होता है गुजरता है, तब प्रकाश के कण के बराबर या छोटे कण वायुमंडल में उपस्थित होने की वजह से प्रकाश का बिखराव होता है, इसी को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। प्रकाश का परिकिरण में कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिक बिखराव होता है, इसी कारण आसमान का जो है नल, समझ ही रहे हैं, नीला रंग दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है जिससे बिखराव अधिक होता है। नीला रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, बिखराव काफ़ी होता है। देखिए सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, इसकी बारी सभी रंगों की प्रकीर्णन हो जाता है। लाल रंग पृथ्वी तक पहुंचता है और यह लाल दिखाई देने लगता है। चलिए प्राथमिक रंग में 3 होते हैं भैया, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, एक ग्रीन हो गया, हरा, लाल एवं नीला शामिल है। इन तीनों रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग का प्राप्ति होता है, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। सब यही सब कंडीशन है, देख लीजिएगा कि इन्हीं 2 प्राथमिक रंग को मिलाने पर प्राप्त होने वाला रंग जो है द्वितीय रंग कहलाता है। द्वितीय रंग में पीला, मैजेंटा एवं सियान आते हैं, समझ गए। प्राथमिक रंग तथा द्वितीय रंग को मिलाने पर जब सफ़ेद रंग प्राप्त हो जाता है तो एक दूसरे को संपूरक कहते हैं। इसी को क्रांतिक रंग जो है वस्तु के प्रकाश के सभी तरंगदैर्ध्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है। विक्षेपण क्षमता क्या आता है, म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, प्रिज्म कोण पर यह निर्भर नहीं करता है। चलिए तारे के रंग से उसका तापमान का पता चलना, यही सब कारण है। लेंस के वर्ण विक्षेपण उसके फोकस दूरी के समानुपाती होता है। प्रकाश का वेग निकालने का प्रयोगशाला विधि फूको विधि जो रहा होता है, जो दर्पण के घुमाव पर आधारित है। लाल कांच के टुकड़े को अंधेरे में गर्म कर हरा दिखाई देगा। चलिए रंगीन कांच पर पाउडर बनाने पर वो क्या होता है, उजला दिखाई देता है। दृश्य उजला इसका 5000 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है अनुप्रस्थ होता है, यही चीज़ होता है। नेक्स्ट हम बात, तो दोस्त इस तरीक़ा से आगे बढ़ते हुए चैप्टर 4 में हम पहुंच गए हैं, मानव नेत्र ह्यूमन आई, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए मानव नेत्र जो है एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है ना, एवं कैमरा की भांति व्यवहार करता है, जिसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर बनता है। नेत्र के लेंस का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। आँख में जाने वाली प्रकाश की जो तीव्रता होता है पुतली नियंत्रित करती है, उसका जो भी प्रकाश जाएगा आँख में उसको पुतली नियंत्रित करती है। चलिए आँख का जो कॉर्निया होता है दान में दिया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, आँख का कॉर्निया। नेत्र का मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर बनता है, मांसपेशियों द्वारा फोकस होता है। देखिए परावर्तित करने के लिए जो होता है सिलियरली कयान जो होता है वो कार्य करता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब जो होता है मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए प्रकाश स्नायु कार्य करती है। रेटिना होता है ना, ये गोल वाला, इसी को बोलते हैं रेटिना, ब्लैक सा, तम टोटली ब्लैक भाई। अंदर में चलिए रेटिना पर प्रतिबिंब का जो प्रभाव होता है 1/10 सेकंड तक ही रहता है। मतलब
जितना आप देखें 1/10 तक आपको दिखेगा, किसी को देखिएगा 1/10 तक दिखेगा। इसी तरीक़ा से आवाज़ में भी था। अब किसी से आवाज़ सुनते हैं 1/10 तक हमारे कानों में रहता है, दिमाग में रहता है, जिसको बोलते हैं। इस तरीक़ा से आगे बढ़ते हुए रेटिना में एक पीत बिंदु होता है, जिसमें एक रॉड होता है, बहुत सारे रॉड सेल होते हैं, कोन होते हैं ना, जो प्रकाश के लिए बहुत ही संवेदनशील होता है। चलिए उल्लू होता है भाई, उल्लू को आप देखिएगा ना, उल्लू में शंकु नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह दिन की प्रकाश की तीव्रता को सहन नहीं कर सकता, इसे दिन में नहीं देख पाता है ना। दिन में यह देख नहीं पाता, लेकिन रात में भली भांति बेहतरीन तरीक़ा से देखता है। चलिए आज के लिए निकट बिंदु, अरे यार मेरे दोस्त, आँख के लिए जो निकट बिंदु होता है, मिस्टेक से लिखा गया है, आँख के लिए निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर या 10 इंच होना चाहिए। मतलब किसी को, या कभी आप फ़ोन देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप 25 सेंटीमीटर पर ही रखें और 10 इंच पर ही रखें, ताकि आपको आगे फ़ायदा हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चलचित्र, मतलब सिनेमा बनाने के लिए दृष्टि का दृढ़पन, विजन ऑफ स्टिफनेस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र में 4 तरह के दोष पाए जाते हैं। पहला है जिसके कारण वह किसी वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, यही सब है। देखिए निकट दृष्टि दोष, सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की बात कर लूँ। इस दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट वाला दिखेगा, लेकिन मेरे भाई आपको दूरी का वस्तु नहीं दिखेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि नेत्र गोलक बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसकी बाहरी सतह की फोकस घट जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, जिससे वस्तु प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, जिससे वस्तु साफ सुथरा दिखाई नहीं देती है। इसका उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस आँख तक आने वाली किरणों को फैला देता है, जिससे प्रतिबिंब आपका रेटिना पर फिर से बनने लगता है, तो आपको दिखने लगता है। चलिए दूर दृष्टि दोष क्या है, जिसको हाइपर टेंशन कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, इस दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, जो बोलेगा वो देगा, लेकिन उल्टा वाला नहीं देगा, ठीक है, दिखाई नहीं देती है। इसका मुख्य कारण नेत्र गोलक का त्रिज्य घट जाने से इसकी बाहरी सतह की फोकस बंद हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका उपचार जो होता है उत्तल लेंस से कर लेते हैं हम लोग। इसका उपचार उत्तल लेंस से हो जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस किरणों को समतल देता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर यह बनने लगता है। चलिए जरा दृष्टि दोष, आँख की समंजन क्षमता जो होता है घटने के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है ना, इसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें होने वाला जो दोष होता है इसी को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें न तो दूर की वस्तु दिखता है, नहीं नज़दीक की, साफ दिखेगा ही नहीं। इसे बायफोकल लेंस से ठीक किया जाता है, दोनों उत्तल और उत्तल दोनों लगा के। अबिंदुदकता, इस दोष में आँख केवल एक तल को साफ देख सकता है। यदि उद्रक जो तल होता है वो देखता है, वो जो क्षैतिज होता है उसी से दिखाई नहीं देता है, और क्षैतिज दिखाई देता है तो उद्ग्रह नहीं, जिससे वस्तु ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देता है। इसका उपचार है बेलनाकार लेंस का उपयोग कीजिए, अच्छा हो जाएगा। चलिए इस तरीक़ा से हम बात करते हैं आपका चैप्टर 5 तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइजेंस दिए थे, और ये तरंग की तरह चलती है, समझ में आया। प्रकाश जो है तरंग की तरह चलती है। आधुनिक समय में प्रकाश 2 सिद्धांतों पर काम करती थी, एक ड्यूल नेचर और पहला जो है तरंग सिद्धांत, एवं दूसरा जो कर्णिका सिद्धांत पर। चलिए तरंग सिद्धांत के द्वारा ही व्यक्तिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण जैसी घटनाओं को व्याख्या की जाती है। प्रकाश के ध्रुवण की घटना से प्राप्त चलता है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। हाइजेंस ने जी का किए थे कि तरंग सिद्धांत में माध्यम में कल्पना किए जो सर्वव्यापी रहा, और इसे प्रत्यास्थ में अति अल्प घनत्व का था। चलिए प्रकाश श्वेत सभी दिशाओं में प्रकाश तरंग उत्सर्जित करता है, जो समांगी माध्यम से सीधे रेखा पर गमन करता है। प्रकाश की तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनली जो होता है आयाम का स्क्वायर होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनली ए का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तरंगदैर्ध्य जो होता है वेव फ्रंट किसी निश्चित समय पर समान कला में कंपन करने वाले कणों से
समतल तरंगदैर्ध्य, जब दो या दो से जो अधिक प्रकाश स्रोत समान तरंगदैर्ध्य एवं समान आवृत्ति की प्रकाश तरंग उत्सर्जित करे तो कला उसका समान ही होगा। यंग के द्विछिद्र फ्रेनेल फ्रिज लाइट के दर्पण द्वारा कला संबंध प्रकाश स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दिख रहा है, आप इसे समझ लीजिएगा। देखिए, दो कला जो होता है संबंध प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा का पूर्ण वितरण की घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। देखिए, प्यार जो होता है, प्यार ने यार प्रकाश का व्यक्तीकरण क्या होता है, जब दो कला जो होता है फेज प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा के पूर्ण वितरण की घटना जब होता है, इसी को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। चलिए, स्वपोषी व्यक्तीकरण क्या होता है, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होती है, तीव्रता अधिकतम होती है एवं दीप्त फ्रिंज निर्माता जिसे कलांतर फाई इक्वल टू 2πn होता है। इस n जो होता है इसमें आप रखिएगा 0 1 2 3 अपॉन n तक, जबकि पथांतर निकलता है p इक्वल टू n लेमडा, n जो है 0 1 2 3 4 5 5 तक सब डॉट डॉट डॉट। विनाशी व्यक्तीकरण में परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम होती है, जिससे अदीप्त फ्रिज निर्मित होता है, जिसकी जो कलांतर होता है फाइव इक्वल टू n प्लस 1 इंटू पार्ट 5 हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, 0 n के बराबर रखिएगा, 0 1 2 3 5 पाई 3 पाई 4 पाई सब इस तरीक़ा से। जबकि पथांतर जो होता है p इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2 होता है। n जो है 1 2 3 4 5 है, p जो है लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 होता है। पथांतर में कलांतर में संबंध देखिए, फाइव इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पी होता है और p इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 5, ये पथांतर हो जाता है। ये आपका कलांतर, पथांतर कलांतर ये रिलेशन थोड़ा उल्टा होता है, ये समझ लीजिएगा। देखो, स्वपोषी में विनाशी व्यक्तीकरण की तीव्रता का अनुपात होता है और जो इंटेंसिटी का मैक्सिमम निकलता है अपॉन इंटेंसिटी का मिनिमम a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर हो जाता है। सिंपल है। व्यक्तीकरण में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिज की चौड़ाई बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी हो जाता है। जो लेमडा है भाई वो तरंगदैर्ध्य होता है, डी जो है छोटा डी स्लिट के छिद्र के बीच की दूरी, और डी जो है स्रोत एवं पर्दा के बीच की दूरी होता है, जो बड़ा डी। इसी तरीक़े से आगे हम बढ़ते हैं। जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण या नुकीले भागों पर पड़ता है तो उसके किनारे से चारों तरफ से मुड़कर ज्यामितीय छाया के रूप में ले लेता है। चलिए, इसे प्रकाश की विवर्तन कहते हैं। तीक्ष्णता तरंगदैर्ध्य के समतुल्य होता है ना, प्रकाश का विवर्तन बहुत अधिकतम होता है। सब पॉइंट्स है, देख लीजिएगा। विवर्तन के कारण जो होता है दीप्त एवं अदीप्त फ्रिज का निर्माण होता है। इसमें पर्द के माध्यम भाग में अधिकतम तीव्रता का दीप्त फ्रिज एवं जैसे जैसे द्वितीय उच्चिष्ट का क्रम बढ़ता है तीव्रता भी घटने लगती है। यही है। केंद्रीय उच्चिष्ट जो होता है चौड़ाई द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई से दोगुना होता है। बी सेंटर जो होता है मैक्सिमम, बीटा सेंट्रल मैक्सिमम इक्वल टू 2 बीटा सेकेंडरी होता है। विवर्तन में उच्चिष्ट दीप्त के लिए पथांतर 2n प्लस 1 अपॉन लेमडा बाई 2 होता है, जबकि निम्न निकट अदीप्त के लिए p इक्वल टू n लेमडा होता है। फ्रेनहोफर विवर्तन में रेखा छिद्र एवं प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी तथा रेखा छिद्र एवं पर्दों के बीच की दूरी भी अनंत होती है। इसमें जो समतल तरंगदैर्ध्य विवर्तन होता है। फ्रेनेल विवर्तन के में रेखा छिद्र एवं प्रकाश स्रोत तथा रेखा छिद्र एवं पर्द के बीच की दूरी अनंत होता है। इसमें गोलीय एवं बेलनाकार तरंगदैर्ध्य का विवर्तन होता है। आपको दिख रहा होगा ये सारा कंडीशन। देखिए, आगे हम बात करते हैं बकवास न करते हुए। विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट दीप्त की चौड़ाई 20 सेंट्रल आपको निकालना होगा, तो 2 लेमडा डी अपॉन ए होता है। डी जो होता है भाई स्लिट एवं पर्द के बीच की दूरी होता है और ए जो है स्लिट की चौड़ाई होता है। द्वितीय उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित अदीप्त की चौड़ाई निकालना हो तो बी मिनिमम इक्वल टू लेमडा डी अपॉन ए होता है। प्रकाश गमन के दिशा के लंबवत तल में विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन सभी संभव दिशा में होता है, उसे अद्वितीय प्रकाश कहते हैं।
प्रकाश गमन के दिशा में लंबवत तल में विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन एवं निश्चित दिशा में होता है, तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। देखिए, वह युक्ति या पदार्थ जिसमें गुजरने पर प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। कोई चीज़ जिसमें, उसी को हम लोग ध्रुवन यानी पोलराइजर कहते हैं। जैसे टर्मिनल क्रिस्टल हो गया, कैल्साइट हो गया क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म पोलेराइड। वह युक्ति जिसके द्वारा पता चलता है कि प्रकाश ध्रुवित है विश्लेषक एनालिसिस कहलाता है। चलिए, अध्रुवित प्रकाश में जो होता है विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन को एक विशेष दिशा में बाधित करने की प्रक्रिया जो है प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आगे हम बात करते हैं, प्रकाश को क्रिस्टल से गुजरने पर जो भी कंपन होगा समांतर होता है, लेकिन वही जो पारंगमित एवं ध्रुवित होता है। जो समांतर नहीं होते वो पारगमित भी नहीं होते। क्रिस्टल में पारगमित होने के बाद जो होता है प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाती है। मेंस के नियम के अनुसार जो विश्लेषक से पारगमित प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक एवं पारगमन तलों से बीच कोण cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होता है E v नॉट होता है। पारदर्शी पदार्थ के सतह पर वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, ठीक है, और ध्रुवण कोण IP कहलाता है। पोलराइड का उपयोग जो है सनग्लास चश्मे में सूर्य के ग्लेयर से आँखों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। मोटर कार हो गया, ड्राइवर से हेडलाइट हो गया, सब बचाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। हवाई जहाज एवं AC ट्रेन की खिड़की हेलोग्राम कॉर्निया में 3D मोशन पिक्चर्स अणुओं की संरचना एवं इनके प्रवृत्ति के माध्यम करने के लिए किया जाता है। इस तरीक़ा से हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, विकिरण एवं द्रव्य की दैत्य प्रकृति। जब किसी धातु के सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक निकलने लगते हैं। इसी घटना को हम बोलते हैं मेरे भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना। चलिए आगे बात करते हैं, सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन एवं प्रवाही धारा को विद्युत धारा कहते हैं। सतह से जो भी निकलते हैं इलेक्ट्रॉन उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। चलिए, प्रायोगिक प्रेक्षण में निम्न बातों को आपको ध्यान रखा गया है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो तब, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है इंसिडेंट का I=Q/T, तो ये सब पता ही है। अब ये चीज़ आपको पता ही है, ये चीज़ सब पता है। प्रकाश जो होता है विद्युत धारा आपतित प्रकाश और आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। निरोधी विभव का जो मान होता है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। चलिए, निरोधी विभव के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसके अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। E v नॉट = K मैक्सिमम, जो कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। निरोधी विभव V नॉट का जो मान होता है आपतित प्रकाश का आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ता है लेकिन घटाने पर घट जाता है। देखिए, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग कार्यफलन मतलब वर्क फंक्शन कहते हैं। इसको W से दर्शाइए या फाई से, यही चीज़ होता है। तो W = H V नॉट होता है, W = hc/λ होता है। चलिए, धातु की सतह के लिए वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे कम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। चलिए, वह ऋणात्मक विभव जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा घटकर शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं तात्क्षणिक अभिक्रिया जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत में भी होता है और कर्णिका सिद्धांत में भी होता है। वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी क्वांटम थ्योरी में होता है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे कण द्वारा निर्मित होते हैं जिसे हम पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। चलिए, फोटोन एक गतिशील कण है जो विराम में नहीं होती। इसकी चाल प्रकाश की चाल से एकदम बराबर होती है।
इस तरीक़ा से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। यह विद्युतीय उदासीन न्यूट्रल होता है जो कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। फोटोन की जो ऊर्जा होता है E = h होता है एवं संवेग P = h अपॉन लेमडा होता है। P = h और ये जो है आपका न्यू अपॉन c होता है। चलिए, फोटोन एक कण का टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है जिसे संवेग एवं कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, जबकि फोटोन की संख्या संरक्षित हो भी सकती है या नहीं भी, क्योंकि कण द्वारा फोटोन अवशोषित हो जाते हैं एवं फिर नया फोटोन निर्मित होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आर्नस्टाइन का नियम। फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का एकल अंतः क्रिया अभिक्रिया होता है जिसमें एक फोटोन की कुल ऊर्जा केवल एक ही इलेक्ट्रॉनों अवशोषित कर सकते हैं। यह घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपतित फोटोन की ऊर्जा जो होता है कार्यफलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। h आपका जो हम वर्क फंक्शन बताते हैं प्लस k मैक्सिमम काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और ये h माइनस वर्क फंक्शन, समझ रहे हैं। तो k मैक्सिमम आप निकालिएगा तो आपका ये फार्मूला ये आपका बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये आ जाएगा, फिर यहाँ से ये आ जाएगा। चलिए, इस तरीक़ा से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। फोटोन की कुल ऊर्जा धातु की सतह पर पड़ने के बाद क्या होता है कि ऊर्जा का कुल भाग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में कार्यफलन के रूप में, जबकि शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। डी ब्रॉगली के अनुसार होता है प्रकाश तरंग कण के रूप में व्यवहार करता है, तो गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तरंग के जैसे कार्य करता होगा। इसी को हम डी ब्रॉगली कहते हैं। इन्होंने फोटोन की ऊर्जा को आइंस्टीन की ऊर्जा सिद्धांत से तुलना किया है। E = h, आप समझ रहे होंगे, E = mc²। ये दोनों का इन लोग तुलना करने के बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका फार्मूला तैयार हो जाता है। ये फार्मूला mc = h अपॉन लेमडा हो जाता है। तो पहले बताए थे P = h अपॉन लेमडा, तो लेमडा = h अपॉन p हो जाएगा। बाकी आपको जो रिलेशन दिख रहा है इन्वर्सली में मास और वेलोसिटी, यही चीज़ होता है। गतिज ऊर्जा के पद में डी ब्रॉगली जो तरंग होता है वो होता है भाई लेमडा = h अपॉन 2mke। ठीक है, चलिए इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। बी विभवांतर के लिए होता है त्वरित इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य होता है लेमडा = h अपॉन 2mev होता है। लेमडा जो होता है 12.27 प्रोडक्ट 10⁻⁷ भी होता है। चलिए, इस तरीक़ा से हम ये अपना ये जो अभी फिजिक्स हम स्टार्ट किए थे ऑप्टिक्स और इधर जो भी चल रहा था ये चीज़ कुछ ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम कल आगे पढ़ेंगे ये आपका मॉडर्न फिजिक्स। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब और इस स्टडी ऑफ कॉस्मोस को आगे बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए अच्छा वीडियो बना सके। ओके भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्त, इस तरीक़ा से आगे बढ़ते हुए चैप्टर 4 में हम पहुंच गए हैं मानव नेत्र ह्यूमन आई। इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, मानव नेत्र जो है एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है ना, एवं कैमरा की भांति व्यवहार करता है जिसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर बनता है। नेत्र के लेंस का पर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। आँख में जाने वाली प्रकाश की जो तीव्रता होता है पुतली नियंत्रित करती है। उसका जो भी प्रकाश जाएगा आँख में उसको पुतली ही नियंत्रित करती है। चलिए, आँख का जो कॉर्निया होता है दान में दिया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, आँख का कॉर्निया। नेत्र का मांसपेशीय द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को संवेदन क्षमता कहते हैं। नेत्र में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर बनता है, मांसपेशियों द्वारा फोकस होता है। देखिए, प्रवर्तित करने के लिए जो होता है सिलियरली कान जो होता है वो कार्य करता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब जो होता है मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए प्रकाश स्नायु कार्य करती है। रेटिना होता है ना, ये गोल वाला, इसी को बोलते हैं रेटिना। ब्लैक सा तम टोटली ब्लैक भाई। अंदर में चलिए, रेटिना पर प्रतिबिंब का जो प्रभाव होता है 1/10 सेकंड तक ही रहता है। मतलब जितना आप देखें 1/10 सेकंड तक आपको दिखेगा
किसी को देखिएगा 1/10 सेकंड तक दिखेगा। इसी तरीक़ा से आवाज़ में भी था। अब किसी से आवाज़ सुनते हैं 1/10 सेकंड तक हमारे कानों में रहता है, दिमाग में रहता है, जिसको बोलते हैं। इस तरीक़ा से आगे बढ़ते हुए रेटिना में एक पीत बिंदु होता है, जिसमें एक रॉड होता है, बहुत सारे रॉड सेल होते हैं, कोन होते हैं ना, जो प्रकाश के लिए बहुत ही संवेदनशील होता है। चलिए उल्लू होता है भाई, उल्लू को आप देखिएगा ना, उल्लू में शंकु नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह दिन की प्रकाश की तीव्रता को सहन नहीं कर सकता, इसे दिन में नहीं देख पाता है ना। दिन में यह देख नहीं पाता, लेकिन रात में भली भांति बेहतरीन तरीक़ा से देखता। चलिए आज के लिए निकट बिंदु, अरे यार मेरे दोस्त, आँख के लिए जो निकट बिंदु होता है, मिस्टेक से लिखा गया है, आँख के लिए निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर या 10 इंच होना चाहिए। मतलब किसी को, या कभी आप फ़ोन देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप 25 सेंटीमीटर पर ही रखें और 10 इंच पर ही रखें, ताकि आपको आगे फ़ायदा हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चलचित्र, मतलब सिनेमा बनाने के लिए दृष्टि का दृढ़पन, विजन ऑफ स्टिफनेस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र में 4 तरह के दोष पाए जाते हैं। पहला है जिसके कारण वह किसी वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, यही सब है। देखिए निकट दृष्टि दोष, सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की बात कर लूँ। इस दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट वाला दिखेगा, लेकिन मेरे भाई आपको दूरी का वस्तु नहीं दिखेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि नेत्र गोलक बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसकी बाहरी सतह की फोकस घट जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, जिससे वस्तु प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, जिससे वस्तु साफ सुथरा दिखाई नहीं देती है। इसका उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस आँख तक आने वाली किरणों को फैला देता है, जिससे प्रतिबिंब आपका रेटिना पर फिर से बनने लगता है, तो आपको दिखने लगता है। चलिए दूर दृष्टि दोष क्या है, जिसको हाइपर टेंशन कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, इस दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, जो बोलेगा वो देगा, लेकिन उल्टा वाला नहीं देगा, ठीक है। दिखाई देती नहीं देती है। इसका मुख्य कारण नेत्र गोलक का त्रिज्य घट जाने से इसकी बाहरी सतह की फोकस बंद हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता ही नहीं बनता है। इसका उपचार जो होता है उत्तल लेंस से कर लेते हैं हम लोग। इसका उपचार उत्तल लेंस से हो जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस किरणों को समतल देता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर यह बनने लगता है। चलिए जरा दृष्टि दोष, आँख की समंजन क्षमता जो होता है घटने के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है ना, इसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें होने वाला जो दोष होता है इसी को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें न तो दूर की वस्तु दिखता है, नहीं नज़दीक की, साफ दिखेगा ही नहीं। इसे बायफोकल लेंस से ठीक किया जाता है, दोनों उत्तल और अवतल दोनों लगा के। अबिंदुदकता, इस दोष में आँख केवल एक तल को साफ साफ देख सकता है। यदि उद्रक जो तल होता है को देखता है, वो वो जो क्षैतिज होता है उसी से दिखाई नहीं देता है, और क्षैतिज दिखाई देता है तो उद्ग्रह नहीं, जिससे वस्तु ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसका उपचार है बेलनाकार लेंस का उपयोग कीजिए, अच्छा हो जाएगा। चलिए इस तरीक़ा से हम बात करते हैं आपका चैप्टर 5 तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइजेंस दीजिए थे, और ये तरंग की तरह चलती है, समझ में आया। प्रकाश जो है तरंग की तरह चलती है। आधुनिक समय प्रकाश 2 सिद्धांतों पर काम करती थी, एक ड्यूल नेचर और पहला जो है तरंग सिद्धांत, एवं दूसरा जो कर्णिका सिद्धांत पर। चलिए तरंग सिद्धांत के द्वारा ही व्यक्तिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण जैसी घटनाओं को व्याख्या की जाती है। प्रकाश के ध्रुवण की घटना से प्राप्त चलता है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। हाइजेंस ने जी का किए थे कि तरंग सिद्धांत में माध्यम में कल्पना किए जो सर्वव्यापी रहा, और इसे प्रत्यास्थ में अति अल्प घनत्व का था। चलिए प्रकाश श्वेत सभी दिशाओं में प्रकाश तरंग उत्सर्जित करता है, जो समांगी माध्यम से सीधे रेखा पर गमन करता है। प्रकाश की तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनली जो होता है आयाम का स्क्वायर होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनली ए का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तरंगदैर्ध्य जो होता है वेव फ्रंट, किसी निश्चित समय पर समान कला में कंपन करने वाले कणों से
समतल तरंग दैर्ध्य, जब दो या दो से जो अधिक प्रकाश स्रोत समान तरंग दैर्ध्य एवं समान आवृत्ति के प्रकाश तरंग उत्सर्जित करे तो कला उसका समान ही होगा। यंग के द्विछिद्र फ्रेनेल दीर्घफ्रिज लाइट के दर्पण द्वारा कला संबंध प्रकाश स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दिख रहा है, आप इसे समझ लीजिएगा। देखिए, दो कला जो होता है संबंध प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा का पूर्ण वितरण की घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। देखिए, प्यार जो होता है, प्यार ने यार प्रकाश का व्यक्तीकरण क्या होता है, जब दो कला जो होता है फेज प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा के पूर्ण वितरण की घटना जब होता है, इसी को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। चलिए, स्वपोषी व्यक्तीकरण क्या होता है, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होती है, तीव्रता अधिकतम होती है एवं दीप्त फ्रिंज निर्माता जिसे कलांतर फाई इक्वल टू 2πn होता है। इस n जो होता है इसमें आप रखिएगा 0 1 2 3 अपॉन n तक, जबकि पथांतर निकलता है p इक्वल टू n लेमडा, n जो है 0 1 2 3 4 5 तक सब डॉट डॉट डॉट। विनाशी व्यक्तीकरण में परिणामी तरंग का आयाम एवं तीव्रता न्यूनतम होती है, जिससे अदीप्त फ्रिज निर्मित होता है, जिसकी जो कलांतर होता है फाइव इक्वल टू n + 1 इंटू पार्ट पाई हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, 0 n के बराबर रखिएगा 0 1 2 3 5 पाई 3 पाई 4 पाई, सब इस तरीक़ा से। जबकि पथांतर जो होता है p इक्वल टू 2n + 1 इंटू λ/2 होता है। n जो है 1 2 3 4 5 है, p जो है λ/2 3 λ/2 5 λ/2 होता है। पथांतर में कलांतर में संबंध देखिए, फाई इक्वल टू 2π अपॉन लेमडा इंटू पी होता है और p इक्वल टू लेमडा अपॉन 2π इंटू फाई, ये पथांतर हो जाता है। ये आपका कलांतर, पथांतर कलांतर, ये रिलेशन थोड़ा उल्टा होता है, ये समझ लीजिएगा। देखो, स्वपोषी में विनाशी व्यक्तीकरण की तीव्रता का अनुपात जो होता है और जो इंटेंसिटी का मैक्सिमम निकलता है अपॉन इंटेंसिटी का मिनिमम a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर हो जाता है। सिंपल है। व्यक्तीकरण में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिज की चौड़ाई बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी हो जाता है। जो लेमडा है भाई वो तरंग दैर्ध्य होता है, डी जो है छोटा डी स्लिट के छिद्र के बीच की दूरी, और डी जो है स्रोत एवं पर्दा के बीच की दूरी होता है, जो बड़ा डी। इसी तरीक़े से आगे हम बढ़ते हैं। जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण या नुकीले भागों पर पड़ता है तो उसके किनारे से चारों तरफ से मुड़कर ज्यामितीय छाया के रूप में ले लेता है। चलिए, इसे प्रकाश की विवर्तन कहते हैं। तीक्ष्णता तरंग दैर्ध्य के समतुल्य होता है ना, प्रकाश का विवर्तन बहुत अधिकतम होता है। सब पॉइंट्स है, देख लीजिएगा। विवर्तन के कारण जो होता है दीप्त एवं अदीप्त फ्रिज का निर्माण होता है। इसमें पर्द के माध्यम भाग में अधिकतम तीव्रता का दीप्त फ्रिज एवं जैसे जैसे द्वितीय उच्चिष्ट का क्रम बढ़ता है तीव्रता भी घटने लगती है। यही है। केंद्रीय उच्चिष्ट जो होता है चौड़ाई द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई से दोगुना होता है। बीच सेंटर जो होता है मैक्सिमम बीटा सेंट्रल मैक्सिमम इक्वल टू 2 बीटा सेकेंडरी होता है। विवर्तन में उच्चिष्ट दीप्त के लिए पथांतर 2n + 1 अपॉन λ/2 होता है, जबकि निम्न निकट अदीप्त के लिए p इक्वल टू n लेमडा होता है। फ्रेनहोफर विवर्तन में रेखा छिद्र एवं प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी तथा रेखा छिद्र एवं पर्दों के बीच की दूरी भी अनंत होती है। इसमें जो समतल तरंग दैर्ध्य विवर्तन होता है। फ्रेनेल विवर्तन के में रेखा छिद्र एवं प्रकाश स्रोत तथा रेखा छिद्र एवं पर्द के बीच की दूरी अनंत होता है। इसमें गोलीय एवं बेलनाकार तरंग दैर्ध्य का विवर्तन होता है। आपको दिख रहा होगा ये सारा कंडीशन। देखिए, आगे हम बात करते हैं बकवास न करते हुए। विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट दीप्त की चौड़ाई 20 सेंट्रल आपको निकालना होगा, तो 2 लेमडा डी अपॉन ए होता है। डी जो होता है भाई स्लिट एवं पर्द के बीच की दूरी होता है, और ए जो है स्लिट की चौड़ाई होता है। द्वितीय उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित अदीप्त की चौड़ाई निकालना हो तो बी मिनिमम इक्वल टू लेमडा डी अपॉन ए होता है। प्रकाश गमन के दिशा के लंबवत तल में विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन सभी संभव दिशा में होता है, उसे अद्वितीय प्रकाश कहते हैं।
प्रकाश गमन के दिशा में लंबवत तल में विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन एवं निश्चित दिशा में होता है, तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। देखिए, वह युक्ति या पदार्थ जिसमें गुजरने पर प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। कोई चीज़ जिसमें, उसी को हम लोग ध्रुवन यानी पोलराइजर कहते हैं। जैसे टर्मिनल क्रिस्टल हो गया, कैल्साइट हो गया क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म पोलेराइड। वह युक्ति जिसके द्वारा पता चलता है कि प्रकाश ध्रुवित है, विश्लेषक एनालिसिस कहलाता है। चलिए, अध्रुवित प्रकाश में जो होता है विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन को एक विशेष दिशा में बाधित करने की प्रक्रिया जो है प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आगे हम बात करते हैं, प्रकाश को क्रिस्टल से गुजरने पर जो भी कंपन होगा समांतर होता है, लेकिन वही जो पारंगमित एवं ध्रुवित होता है। जो समांतर नहीं होते वो पारगमित भी नहीं होते। क्रिस्टल में पारगमित होने के बाद जो होता है प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाती है। मेंस के नियम के अनुसार जो विश्लेषक से पारगमित प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक एवं पारगमन तलों से बीच कोण cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होता है E0 होता है। पारदर्शी पदार्थ के सतह पर वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, ठीक है, और ध्रुवण कोण IP कहलाता है। पोलराइड का उपयोग जो है सनग्लास चश्मे में सूर्य के ग्लेयर से आँखों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। मोटर कार हो गया, ड्राइवर से हेडलाइट हो गया, सब बचाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। हवाई जहाज़ एवं AC ट्रेन की खिड़की हेलोग्राम कॉर्निया में 3D मोशन पिक्चर्स अणुओं की संरचना एवं इनके प्रवृत्ति के माध्यम करने के लिए किया जाता है। इस तरीक़ा से हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, विकिरण एवं द्रव्य की दैत्य प्रकृति। जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक निकलने लगते हैं। इसी घटना को हम बोलते हैं मेरे भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना। चलिए आगे बात करते हैं, सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन एवं प्रवाही धारा को विद्युत धारा कहते हैं। सतह से जो भी निकलते हैं इलेक्ट्रॉन उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। चलिए, प्रायोगिक प्रेक्षण में निम्न बातों को आपको ध्यान रखा गया है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो तब, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है इंसिडेंट का I=Q/T, तो ये सब पता ही है। अब ये चीज़ आपको पता ही है, ये चीज़ सब पता है। प्रकाश जो होता है विद्युत धारा आपतित प्रकाश और आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। निरोधी विभव का जो मान होता है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, निरोधी विभव के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसके अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। E₀ K मैक्सिमम, जो कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। निरोधी विभव V0 का जो मान होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ता है लेकिन घटाने पर घट जाता है। देखिए, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग कार्यफलन मतलब वर्क फंक्शन कहते हैं। इसको W से दर्शाइए या फाई से, यही चीज़ होता है। तो W=H V0 होता है, W=hc/λ होता है। चलिए, धातु की सतह के लिए वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे कम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। चलिए, वह ऋणात्मक विभव जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा घटकर शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं तात्क्षणिक अभिक्रिया जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत में भी होता है और कर्णिका सिद्धांत में भी होता है। वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी क्वांटम थ्योरी में होता है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे कण द्वारा निर्मित होते हैं जिसे हम पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। चलिए, फोटोन एक गतिशील कण है जो विराम में नहीं होती। इसकी चाल प्रकाश की चाल से एकदम बराबर होती है।
इस तरीक़ा से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। यह विद्युतीय उदासीन न्यूट्रल होता है जो कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। फोटोन की जो ऊर्जा होता है इक्वल टू एच न्यू होता है एवं संवेग पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा होता है। पी इक्वल टू एच और ये जो है आपका न्यू अपॉन सी होता है। चलिए, फोटोन एक कण का टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है जिसे संवेग एवं कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, जबकि फोटोन की संख्या संरक्षित हो भी सकती है या नहीं भी, क्योंकि कण द्वारा फोटोन अवशोषित हो जाते हैं एवं फिर नया फोटोन निर्मित होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आर्स्टीन का नियम। फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का एकल अंतः क्रिया अभिक्रिया होता है जिसमें एक फोटोन की कुल ऊर्जा केवल एक ही इलेक्ट्रॉनों अवशोषित कर सकते हैं। यह घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपतित फोटोन की ऊर्जा जो होता है कार्यफलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। एच न्यू इक्वल टू आपका जो हम वर्क फंक्शन बताते हैं प्लस के मैक्सिमम काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और ये एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, समझ रहे हैं। तो के मैक्सिमम आप निकालिएगा तो आपका ये फार्मूला ये आपका बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये आ जाएगा, फिर यहाँ से ये आ जाएगा। चलिए, इस तरीक़ा से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। फोटोन की कुल ऊर्जा धातु की सतह पर पड़ने के बाद क्या होता है कि ऊर्जा का कुल भाग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में कार्यफलन के रूप में, जबकि शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। डी ब्रॉगली के अनुसार होता है प्रकाश तरंग कण के रूप में व्यवहार करता है, तो गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तरंग के जैसे कार्य करता होगा। इसी को हम डी ब्रॉगली कहते हैं। इन्होंने फोटोन की ऊर्जा को आइंस्टीन की ऊर्जा सिद्धांत से तुलना किया है। इक्वल टू एच न्यू आप समझ रहे होंगे, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये दोनों का इन लोग तुलना करने के बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका फार्मूला तैयार हो जाता है। ये फार्मूला एम सी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा हो जाता है। तो पहले बताए थे पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी हो जाएगा। बाकी आपको जो रिलेशन दिख रहा है इन्वर्सली में मास और वेलोसिटी, यही चीज़ होता है। गतिज ऊर्जा के पद में डी ब्रॉगली जो तरंग होता है वो होता है भाई लेमडा इक्वल टू एच अपॉन 2m/k/e, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। बी विभवांतर के लिए होता है त्वरित इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य होता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन 2m/eV होता है। लेमडा इक्वल टू जो होता है 12.27 प्रोडक्ट 10⁻⁷ अंडर रूट भी होता है। चलिए, इस तरीक़ा से हम ये अपना ये जो अभी फिजिक्स हम स्टार्ट किए थे ऑप्टिक्स और इधर जो भी चल रहा था ये चीज़ कुछ ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम कल आगे पढ़ेंगे ये आपका मॉडर्न फिजिक्स। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब और इस स्टडी ऑफ कॉस्मोस को आगे बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए अच्छा वीडियो बना सके। ओके भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।